हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। ओके, तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखिए, सबसे पहला सवाल आता है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए आखिर इस चैप्टर में है क्या। ओके, हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सिंपली समझिए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो लोगों के बीच में तैयार होता है। एक होती है बैंक और दूसरा होता है ट्रेडर। एक होती है बैंक, दूसरा होता है व्यापारी। यानी बैंक और व्यापारी के बीच में जो स्टेटमेंट तैयार होता है उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्यों तैयार करना पड़ता है? क्यों तैयार करना पड़ता है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों तैयार करना पड़ता है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट है इसलिए उसको रिकंसाइल किया गया। तो होता क्या है या क्यों तैयार करना पड़ता है? देखिए, बैंक के पास होती है पासबुक और ट्रेडर के पास होती है कैश बुक। तो कभी कभी क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस कभी कभी आपस में मैच नहीं होते हैं। तो जब मैच नहीं होते हैं तो उसको मैच करने के लिए जब व्यापारी बैंक के पास पहुंचता है और अपने ट्रांजैक्शन को आपस में एक दूसरे से मिलान करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहां से जो चीजें क्रिएट होती हैं और उसकी क्रिएशन से जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है? तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण बैंक की पासबुक में और ट्रेडर की कैश बुक में डिफरेंस आ जाता है। तो कुछ एक आध दो चार कारण मैं आपको बता दूं कि पता चला कि हमने बैंक को ये ऑर्डर दे दिया कि आप हमारी LIC का पेमेंट कर देंगे। मान लीजिए हमारी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसकी प्रीमियम सालाना जाती है, तो हमने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि आप जो है हर साल ऑटोमेटिकली हमारा पेमेंट हमारे खाते से कट जाए। अब आजकल तो मान लीजिए ऑनलाइन सिस्टम है, हम लोग अपना नेट बैंकिंग से चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना? तो अब पता चला हमने बैंक को ऑर्डर कर दिया, स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि आप पेमेंट कर दीजिए। अब वो पेमेंट हर साल जनवरी में होता है, 3 जनवरी को मान लीजिए आज ही के दिन होता है। अब 3 जनवरी को बैंक ने तो पेमेंट कर दिया, अब हमें उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो हमारी कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन बैंक ने पेमेंट कर दिया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। ठीक, अब क्या किया, किसी कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ले जाकर रुपया जमा कर दिया, बट वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। तो हो क्या रहा है, हमारी कैश बुक में तो बैलेंस कम दिख रहा है, लेकिन बैंक की पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण बैंक की पासबुक और व्यापारी की कैश बुक में डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि इसमें कितने मेथड होते हैं? तो देखिए, इसमें दो मेथड है, दो बुक होती है हमारे पास, एक कैश बुक और एक पासबुक। तो इस तरीके से दो मेथड हुए, एक तो कैश बुक के हिसाब से और एक पासबुक के हिसाब से। चूंकि बुक कोई भी हो, अकाउंटेंसी में हमेशा दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो कैश बुक में कितने मेथड हो गए कैश बुक के? कैश बुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट। ठीक उसी तरीके से पासबुक, तो पासबुक है तो यानी बैंक में अकाउंट होगा, तो जहां पर भी अकाउंट है हमेशा दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट। तो पासबुक के कितने मेथड हो गए? पासबुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। तो इस तरीके से कुल मेथड कितने हुए? कैश बुक के दो और पासबुक के दो। तो टोटल कितने हो गए? चार मेथड। तो पहला कैश बुक का डेबिट, दूसरा कैश बुक का क्रेडिट, तीसरा पासबुक का क्रेडिट, चौथा पासबुक का डेबिट। ठीक है, तो कुल मेथड कितने हो गए? चार। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पहले मेथड पर। सबसे पहला मेथड कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अब सवाल आता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो
होता कैसे है, कैसे बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मेट, ठीक है, आप लोगों के अलग अलग तरीके से इसमें बनाया जाता है, लेकिन मैंने एक बहुत सिंपल फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर हमने डाल दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी बैंक है उसका, और एज ऑन किस डेट में हम बना रहे हैं, ठीक है, किस डेट में हम बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद एक कॉलम पार्टिकुलर्स का, फिर दो कॉलम अमाउंट, दो कॉलम अमाउंट के। तो सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक को हमेशा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के नाम से जाना जाता है। तो चाहे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो, चाहे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो, एक ही बात होती है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का जितना भी अमाउंट है उसको उठा के हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, उसको उठा के हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद एक हेडिंग डालते हैं ऐड की, और दूसरी हेडिंग डालते हैं लेस की, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं पेज को, यस। दूसरी हेडिंग डालते हैं लेस की, ये देखिए दूसरी हेडिंग डालते हैं लेस की, ठीक। ये अंदाज से डाल लेते हैं पेज में, ऐड की और लेस की। अब क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन में एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, जरा मेरी बात बहुत ध्यान दीजिएगा, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और उस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट देखते हैं कि बैंक पर क्या पड़ रहा है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक हमने लिख दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिया, हेडिंग डाल दी ऐड और लेस, ऐड और लेस हमने हेडिंग डाल दी, ऐड और लेस हेडिंग डालने के बाद ये लेस डाल दी। फिर हमने क्वेश्चन को पढ़ा और एक एक करके देखेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और ये चेक करेंगे कि इस ट्रांजेक्शन से बैंक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बैंक पर क्या प्रभाव पड़ रहा का मतलब, उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस, उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है कि उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस माइनस हो रहा है, ठीक। आपको दिख रहा होगा, उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है कि उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस माइनस हो रहा है। अब सवाल आता है, किसी ट्रांजेक्शन से यदि बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं माइनस में। प्लस हो रहा है तो माइनस में लिख लेते हैं, और माइनस हो रहा है तो क्या करते हैं, प्लस में। सॉरी, उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है तो प्लस में लिख देते हैं, और माइनस हो रहा है तो माइनस में लिख देते हैं, ओके। यानी कहने का मतलब, यदि हम बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया, दो हेडिंग डाल दी ऐड और लेस, फिर एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और उस ट्रांजेक्शन से ये देखेंगे कि उस ट्रांजेक्शन का प्रभाव बैंक पर क्या पड़ रहा है। उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है कि बैंक का बैलेंस माइनस हो रहा है। यदि बैंक का बैलेंस प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, यानी ऐड में लिख देंगे, और बैंक का बैलेंस माइनस हो रहा है तो माइनस में लिख देंगे, ठीक। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आपको आ रही होगी। अब मैं ये जो फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट को प्रूफ करके दिखा दूं। देखिए जैसे इसमें लिखा है ऐड में, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी को चेक काट के दी और उससे हमें मान लीजिए किसी को पैसा देना है 5,000, तो हमने क्या किया, उसको 5,000 रुपए की चेक काट के दी कि भैया आप जाओ बैंक से पैसा ले लेना। लेकिन क्या हुआ, वो पैसा बैंक से लेने ही नहीं पहुंचा, वो पैसा बैंक से लेने ही नहीं पहुंचा। जब वो बैंक से पैसा लेने नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बैंक से उसने पैसा नहीं निकाला तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़े तो बढ़ा दो, तो देखिए ये ऐड में लिख दिया हमने, ठीक, ऐड में लिख दिया। फिर ऐसे ही चेक इश्यूड बट नॉट कैश, चेक हमने इश्यू की लेकिन उसने बैंक से कैश ही नहीं कराई, तो भी बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो प्लस में लिख दिया, ठीक। इसी तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन देखिए माइनस वाले देख लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड,
चेक डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? हम बैंक में चेक इसलिए जमा करते हैं कि भाई बैंक पैसा उस चेक का वसूल कर ले। मतलब समझिए आप, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल करके समझा दूं। सपोज दैट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट, ठीक, और मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। मैंने क्या किया, मैंने चेक जो है, आप मुझे सपोज दैट आपको मान लीजिए आपको मुझे 5,000 रुपया देना, आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में। सपोज दैट आपको 5,000 रुपया मुझे देना है, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेक काट के मुझे दे दी अकाउंट पे ही चेक। अब उस चेक का पैसा मैं कैसे ले सकता हूं? मैं दो तरीके से उस चेक का पैसा ले सकता हूं, या तो स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाऊं, फिर वो चेक ले जाके वहां जमा करूं। दूसरा तरीका क्या है, अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा में जाऊं और आपकी चेक ले जाके अपने अकाउंट में जमा कर दूं, और बैंक से कहूं कि भैया स्टेट बैंक से पैसा लेके मेरे खाते में जमा कर देना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लेकिन हुआ क्या, बट नॉट कलेक्टेड, यानी आपने मुझे 5,000 की चेक दी स्टेट बैंक की, मैंने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में ले जाके जमा कर दी और बैंक से कहा भैया पैसा वसूल लेना, लेकिन बैंक पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया। अब जब नहीं कर पाया तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस घटेगा। रूल क्या कहता है, घटे तो घटा दो। ठीक, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट। पेड का मतलब होता है डिपॉजिट कर, पेड का मतलब होता है डिपॉजिट करना, लेकिन बैंक क्रेडिट नहीं कर पाया। जब कोई भी चीज बैंक क्रेडिट नहीं करेगी, बैंक का बैलेंस घटेगा। रूल क्या कहता है, घटे तो घटा दो। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी ये पूरे फॉर्मेट से। ठीक है, तो अब सवाल आता है, एक बार मैं फिर रिवीजन कर दूं आपको, थोड़ा फॉर्मेट शॉर्ट कर दूं। ठीक, तो देखिए क्या है, सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया हमने, फिर पूरे सवाल को क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कि उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस घट रहा है। बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे का मतलब प्लस में लिख देंगे, घटेगा यानी डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। ठीक, तो ये सारी कंटेंट आप देख पा रहे होंगे, ये प्लस की है, ये सारी कंटेंट आप देख पा रहे होंगे, ये सब क्या है, माइनस की है। तो प्लस वाली बाहर लिख दी, टोटल कर लिया, माइनस वाली बाहर लिख दी, टोटल कर दिया, प्लस में से माइनस को माइनस कर दिया, जो बच के आया वो क्या कहलाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या कहलाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हम कैश बुक का बैलेंस लेके चले हैं तो क्या बच के आएगा, ऊपर कैश बुक लेके चले हैं तो नीचे पासबुक आएगा, और ऊपर पासबुक लेके चलेंगे तो नीचे क्या आएगा, कैश बुक आएगा। ठीक, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। चलिए जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए, हैशटैग लगा के लिखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हैशटैग लगा के लिखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फास्ट। ओके, ग्रेट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द कैश बुक ऑफ रमेश शोज ए बैलेंस ऑफ ₹790। रमेश की कैश बुक का बैलेंस 790 रुपए है, विच डू नॉट एग्री विद द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। पासबुक से इन्होंने मिलाया, जो कि पासबुक से क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, यानी कैश बुक का बैलेंस है 790, लेकिन पासबुक का कुछ और आ रहा है। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक, यानी ये जो कंटेंट, ये जो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, इनसे हमको पासबुक का बैलेंस निकालना है, क्या होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमने ऊपर हेडिंग डाल दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन में डेट डालते, डेट चूंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखी इसलिए नहीं डाले, पार्टिकुलर्स और दो अमाउंट के कॉलम। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमने बाहर वाले कॉलम में ले गया 790, हेडिंग डाल दी ऐड, और फिर उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे लेस। ठीक, हेडिंग डाल दी लेस। ठीक, तो अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिख देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखा है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अभी मैंने आपको बताया था चेक बैंक में पेड करने का मतलब होता है हमने चेक बैंक में डिपॉजिट की और बैंक से कहा कि इसका पैसा वसूल कर ले, लेकिन बैंक उसका पैसा क्रेडिट नहीं कर पाया।
आप याद रखिए, बैंक जब भी कोई चीज क्रेडिट नहीं कर पाएगा तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। और रूल क्या कहता है, डिक्रीज हो तो डिक्रीज करते हैं। तो 215 रुपया डिक्रीज हो रहा है, तो हमने लिख दिया चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, माइनस में लिख दिया। ओके, अब आगे आते हैं, दूसरा देखिए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 255। हमने चेक इश्यू की और क्या हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी मैंने आपको बताया था चेक हम इश्यू क्यों करते हैं कि जाओ भैया बैंक से पैसा ले लो, लेकिन जिसको हमने चेक दी वो बैंक से पैसा लेने गया ही नहीं। अब जब बैंक से पैसा लेने नहीं गया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और रूल क्या कहता है, इंक्रीज हो तो इंक्रीज में लिखते हैं। तो ऐड कर दिया हमने चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 255 रुपए आ गया। ओके, उसके बाद लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹5। एक चीज याद रखिए, बैंक चार्जेस से बैंक का बैलेंस घटता था, घटता है और हमेशा घटता रहेगा। और यहाँ पर कंसेप्ट क्या कह रहा है, यदि किसी भी ट्रांजैक्शन से बैंक का बैलेंस घटे यानी डिक्रीज हो तो उसे डिक्रीज में लिख देंगे। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस हमने डिक्रीज में लिख दिए ₹5। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹10। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब होता है बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब होता है कि बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। और मैं अभी बता चुका हूं, बैंक कोई भी चीज क्रेडिट करेगी बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बैलेंस एज पर कैश बुक नियम क्या कहता है, इंक्रीज हो तो इंक्रीज में लिखते हैं। तो लिख दिया हमने इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹10। ओके, एंड नेक्स्ट, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक एज डिविडेंड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने ₹150 डिविडेंड का कलेक्ट किया, सीधी सी बात है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज में हमने ₹150 लिख दिया। टोटल करके ये बाहर आ गया, ये टोटल नीचे आ गया। ठीक, फिर ये माइनस वाला 215 और 5 220 हो गया। इसमें से ये माइनस कर दिया 985। ऊपर था कैश बुक, नीचे आ गया पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2014। अब देखिए इसमें डेट भी पड़ी हुई है, तो हमने डाल दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2014 डाल दिया। ठीक, सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक है 8,000, लिख दिया 8,000 बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट बाहर। अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे कि किस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, किस ट्रांजेक्शन से बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिख देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिख देंगे। तो देखिए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इश्यू की लेकिन प्रेजेंट नहीं हुई। प्रेजेंट नहीं हुई तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज में लिख दिया चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, 5,000। फिर कमीशन चार्ज बाई बैंक, कमीशन क्या है, एक खर्चा, खर्चा यानी एक्सपेंस, और किसी भी एक्सपेंस से बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता है, तो कमीशन से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज में लिख दिया। ओके, फिर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अभी मैंने आपको बताया बैंक इंटरेस्ट अलाउ करती यानी आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ₹600। अब जरा ध्यान दीजिए, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, कैश बुक की डेबिट साइड होती है रिसीव की। अभी हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कैश बुक की डेबिट साइड में क्या होता है, जितना रुपया आए वो टू में और जितना रुपया जाए वो बाई। तो कैश बुक की डेबिट साइड में 600 रुपया लिखा, यानी कैश बुक में 600 रुपया आया। इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में 600 रुपया नहीं आया। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ढंग से समझिए। रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की डेबिट साइड यानी टू साइड में हम क्या लिखते हैं, जितना रुपया आता है। तो 600 रुपया आया कहां पर, कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में तो 600 आया
बट पासबुक में 600 रुपया नहीं आया। इसका मतलब बैंक को 600 रुपया नहीं मिला। बैंक को नहीं मिला, बैंक का बैलेंस घटा, घटे तो घटा दीजिए। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 600 रुपया। ठीक, अब ये टोटल कर दिया, 5200 बाहर आ गया, 13200 हो गया, 900 माइनस कर दिया, 12300 आ गया। यहाँ लिख दिया बैलेंस एज पर पास बुक। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ट्रांजैक्शन जो दे रखा है एक्चुअल में वो कह क्या रहा है। अक्सर स्टूडेंट गलती कहां पर करते हैं, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ट्रांजैक्शन को सही से पढ़ते नहीं है। जब पढ़ते नहीं है तो उसको एनालिसिस सही नहीं कर पाते या एनालाइज सही से नहीं कर पाते और कहीं का कहीं लिख देते हैं। प्लस आइटम को माइनस आइटम में लिख देते हैं, माइनस आइटम को प्लस आइटम में लिख देते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको पूरे ट्रांजैक्शन को बड़ा कायदे से कूल एंड काम होकर पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, फिर चेक करना है कि उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा। अभी जैसे मैंने अभी उस क्वेश्चन में दिखाया था, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो मैंने एनालाइज किया कि कैश बुक में डेबिट साइड में रॉन्ग पोस्टिंग हुई। तो कैश बुक में फिर मैं गया पीछे वाले चैप्टर्स में, कैश बुक वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, तो उसमें क्या था, डेबिट में यानी टू साइड में जितना रुपया आया वो टू में, जितना रुपया जाए वो बाई में। तो इसका मतलब हमने एनालिसिस किया कि 600 रुपया कैश बुक के टू में लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक को 600 रुपया मिला। इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक को 600 मिला, इसका मतलब ये हुआ पासबुक में 600 रुपया नहीं आया। तो पासबुक में नहीं आया तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। ये हमने कैसे पता लगाया, ये हमने ऐसे पता लगाया जब हमने उसका एनालिसिस। ओके, तो आपको बताऊं कि हमारा इसी तरीके से एक पूरा कोर्स है और इसको मैंने आपको कई बार बताया भी है। पूरा कोर्स हमारा है और आप ये भी समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता है कि हफ्ते में एक दिन यदि हम क्लास लें और पूरे चैप्टर को डिटेल से बता दें, है ना। तो यदि आप डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा ये आपको इसकी दिख रहा होगा, इंडिया स्किल कैपिटल, आप लॉग इन आप करेंगे, आप गूगल पर जाएंगे www.isc.online, www.isc.online पर आप जाएंगे, इस तरीके से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आप अकाउंटेंसी आप डालेंगे, अकाउंटेंसी आप डालेंगे तो अकाउंटेंसी में अभी हमारे दो कोर्स अवेलेबल है। एक अकाउंटेंसी के नाम से, ये 11th का है। 11th में आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप आईएससी बोर्ड के हो, इवन यूपी बोर्ड के हो, इवन आप सीए की तैयारी, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, सीएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, इवन आप अकाउंटेंसी की काखा गागा सीखना चाहते हो, तो भी आपके लिए कोर्स काम आने वाला है। तो इस तरीके से ये अकाउंटेंसी है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से कुछ ये पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। और इस कोर्स का जब ये पेज ये खुल के आ जाएगा तो अब मैंने आपसे कहा ना कि आप इस कोर्स को क्यों ले, व्हाई दिस कोर्स। तो मैंने इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, आप खरीदने के आपके कई कारण हो सकते हैं, इस कोर्स को सीखने के कई कारण हो सकते हैं, ये सब देखिए कारण आपके लिखे। आप टैली सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप टैली आप सीखने गए कंप्यूटर क्लास में, अब आपको अकाउंटेंसी अच्छे से आती नहीं है तो आप कैसे उसको समझ पाएंगे। तो पहले अकाउंटेंसी सीख लीजिए, फिर टैली सीख लीजिए, या साथ ही साथ सीख लीजिए इसको। आप टैली सीख रहे हैं, साथ ही साथ आपने ये कोर्स ले लिया, ठीक। आप देखिए सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काम का है। मैंने सब चीजें लिख दिया। अब सवाल आता है इसमें क्या क्या है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो देखिए ये पूरा 20 चैप्टर का पूरा ये सिलेबस है, पूरा कोर्स 20 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है। और जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 9 है, बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने लिखा भी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कैश बुक और पासबुक के मेथड को बहुत सिंपली समझाया गया है। तो मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल से सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। मजे की बात क्या है,
आपके दिमाग में आ रहा होगा हम तो सब कोचिंग कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कोचिंग कर रहे हैं आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको बैकअप के लिए रख सकते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिक लगी हुई है तो आपको बैटरी इन्वर्टर की क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है आपको क्योंकि लाइट चली जाए तो आपके घर में बैकअप के रूप में लाइट आती रहे। तो इस कोर्स को परचेज करने के बहुत सारे रीजन ये है कि आप कोर्स को रिवीजन करना चाहते हैं, कोई चीज छूट गई, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई चीज ज्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वैल्यू देखिए कितनी, केवल नियर अबाउट 335। अब सोचिए 335 रुपए में तो आज अकाउंटेंसी की बुक भी नहीं आती है। ये तो पूरा पूरा कोर्स आपके पास है, और ये किताब कैसी है, बोलती हुई किताब है। कैसे 165 लेक्चर्स इसमें है। ठीक, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो देखिए इसमें पूरे पूरे 10 लेक्चर्स हैं, पूरे पूरे 10 लेक्चर्स हैं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, 10 लेक्चर है, आप आराम से इसको कोर्स को परचेज करिए। परचेज करने के बाद आप इसको आराम से, पूरा लाइफ टाइम एक्सेस है आपका, जब चाहे दिन के 12 बजे पढ़े या रात के 12 बजे पढ़े। ठीक है, कभी भी पढ़े, आपकी मर्जी। ठीक है, अब आपको परचेज करने में कुछ दिक्कत हो सकती है तो मैं यहाँ पर देखिए व्हाइट बोर्ड शेयर करके लिख दे रहा हूँ। हमारी वेबसाइट है www.isc.online। इसको आप गूगल पर जाएंगे, सर्च कर लेंगे। ठीक है, हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी अवेलेबल है इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से एप्पल स्टोर, और आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोर्स को परचेज करने के बाद कोई चीज समझ नहीं आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है XYZ, तो मेरा नंबर है ये, आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है ना। और ये रिकॉर्डेड, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा हम ये सब भी नहीं कर पाए फिर क्या होगा, तो देखिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ओके, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको नीचे, ये वीडियो पर जब आप जाएंगे तो YouTube पर जाएंगे तो इस वीडियो पर जाएंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में कोर्स को परचेज करने का लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक ही लाइन में आपसे कहूंगा कि आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो, कितनी भी अच्छी किताबें हो, कितना भी कुछ हो, इस कोर्स को परचेज करने में देर मत लगाइए, और अपने साथियों को भी परचेज करवाइए, अपने टीचर्स को बताइए। और एक चीज याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 11th और 12th तो अभी मैं ले ही रहा हूं, आने वाले टाइम में BCom की भी क्लासेस यहाँ पर होंगी, MCom की भी क्लासेस होंगी, CA फाउंडेशन की भी क्लासेस लूंगा, CS फाउंडेशन की भी क्लासेस लूंगा, लॉ से रिलेटेड कुछ क्लासेस लूंगा, टैक्सेशन की भी कुछ क्लासेस लूंगा, मैनेजमेंट की भी कुछ क्लासेस लूंगा, है ना। तो ईश्वर ने मुझे जितना भी जो भी ज्ञान दिया, जो भी कुछ दिया है, कम या ज्यादा मुझे नहीं मालूम, ये तो सब माता सरस्वती की कृपा है, जितना भी मुझे दिया है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, पता नहीं आपके शेयर करने से आपके किसी साथी की मदद हो जाए और वो आपकी तरह काबिल बन जाए, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक पुण्य का काम है। जैसे हमारे दादाजी और परदादाजी और पूर्वज लोग बोलते थे, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, तो आपका शेयर हो सकता है किसका अच्छा कर दे। तो ज्यादा से ज्यादा खुद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए। इस चैनल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, इस चैनल में मैथ्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं, इस चैनल में मैथ्स की 9th की मैथमेटिक्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं, आने वाले टाइम में इस चैनल में आपको इंग्लिश की फ्री क्लासेस मिलेंगी, है ना।
आपको फिटनेस से रिलेटेड इस चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही है। आप सोचिए आज फिटनेस का कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी बड़ी। आज हर व्यक्ति किससे डरा हुआ? वायरस से। वायरस क्या कर रहा है? आपकी हेल्थ पर अटैक कर रहा है। और हम पहले से ही हेल्दी बने तो क्या होगा? कोई भी वायरस जाएगा लेकिन हमारे शरीर में टिक नहीं पाएगा। तो फिटनेस से रिलेटेड तो सोचिए ये चैनल कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। बहुत सारी चीजें हमको दे रहा है। ठीक है, आगे इसमें तो और जाने कितनी एक्टिविटीज होने वाली है। तो फिर मैं एक ही लाइन पे कहूंगा, आप लोग ने यदि अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो इस कोर्स को जरूर परचेज करें। अपने टीचर्स को दिखाएं, उनको बोले कि वो बच्चों को ये कोर्स परचेज करवाएं। टीचर्स को भी बहुत हेल्प देगा ये। मान लीजिए किसी बच्चे का कोई कोर्स छूट रहा है, अब वो चाह कर भी उसको नहीं पीछे करवा सकते हैं। उन्होंने उसको कोर्स परचेज करवा दिया और उससे कहा कि भाई आप इससे पढ़ लो, उसके बाद डाउट मुझसे पूछ लो, है ना। तो सभी के लिए फायदा है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस पर पूरा सहयोग करेंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। ओके, बाय।